हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जेई 2018 की। तो इसमें हमारे पास आने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो सेट 1, सेट 2, सेट 3 जितने भी ये हमारे पास सेट थे उनसे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे, थोड़े हार्ड लगे, वो क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं, इस वीडियो में रखे हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द ड्रॉप इन एंथैल्पी? एंथैल्पी में क्या ड्रॉप होगा किसी एक स्टीम विसल के लिए जो कि परफेक्टली इंसुलेटेड है, दैट मीन्स उससे कुछ हीट ट्रांसफर नहीं होगा। एंड डज नॉट वर्क, जो कि वर्क भी नहीं कर रहा है, तो वर्क क्या है? जीरो है। और एग्जिट वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है? एग्जिट वेलोसिटी v2 कहें या c2 कहें, तो मैं c2 लेके चलूंगा 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज हमें निकालना क्या है? एंथैल्पी ड्रॉप। तो जो भी हमारा ये सिस्टम है, स्टीम विसल है, ये क्या कर रहा है? एंथैल्पी को ड्रॉप कर रहा है। इसका मतलब क्या है? उसने कुछ H1 एंथैल्पी ली होगी और उसमें से कुछ कंज्यूम करके हमें H2 एंथैल्पी दी होगी, तभी वो H2 एंथैल्पी कुछ कम है किससे? H1 से। तो H1 इज ग्रेटर देन H2, मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंथैल्पी ड्रॉप विच विल बी H1 माइनस H2। तो ये कितना होगा? किलो जूल पर किलोग्राम में हमें ये निकालना है। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको पता होगा। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे ऑन अप्लाइंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसमें क्या होता है? टोटल एनर्जी इनलेट और आउटलेट की हम सेम रख लेते हैं। तो क्या करेंगे? हमारे पास इनलेट में होता है हीट और आउटलेट में होता है क्या? वर्क। क्योंकि हमेशा हम इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हम स्टीम इंजन पे काम कर रहे हैं। इनपुट में हमने हीट दिया तो आउटपुट में हमें वर्क मिलेगा। और बाकी सारी एनर्जीज हम ले लेंगे यहाँ पे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी C1²/2। एम इसमें से हमने कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए हमने यहाँ पे mv²/2 नहीं लिया है। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा जो हमारे पास एनर्जी होगी वो क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी GZ1 प्लस H1 एंथैल्पी। यहाँ पे भी हमारे पास वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस एंथैल्पी। अब आप देखें तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो जीरो है, वर्क यहां पे नहीं हो रहा है, जीरो है, डेटम सेम है इनलेट और आउटलेट का, तो Z1 Z2 से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? C1। अब C1 के बारे में यहाँ पे कुछ बात नहीं की है, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे? नेग्लिजिबल ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। अब हमारे पास बचा क्या यहाँ पे? H1 माइनस H2 इज इक्वल टू C2²/2। हमें निकालना है यही एंथैल्पी ड्रॉप। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं 40²/2, तो हमारा वैल्यू गलत आएगा, बिकॉज जो एंथैल्पी ड्रॉप है यहाँ पे वो हमें निकालना है किलो जूल पर किलोग्राम में। और ये जो हमारे पास वेलोसिटी है इसका स्क्वायर हमें क्या दे रहा है? सिर्फ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर देगा, क्योंकि C2 का स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो क्या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किलो जूल पर किलोग्राम के इक्वल है? एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। किसके इक्वल है? हमें ये समझना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि जो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू करें किलोग्राम का और डिवाइड भी कर दें किलोग्राम से, और मीटर स्क्वायर को हमने मीटर इंटू मीटर में तोड़ दिया, तो यहाँ पे जो ये जो टर्म है वो क्या है? न्यूटन। दैट मीन्स न्यूटन मीटर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा जूल। तो जूल पर किलोग्राम है कौन? ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मुझे इसे किलो जूल पर किलोग्राम करना है तो ऑब्वियस सी बात है 1000 से डिवाइड करना होगा या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1000, यही हमें आंसर देगा। ये कितना होगा? 1600/2000 विच विल बिकम 0.8। तो 0.8 यहां पे आंसर रहने वाला है, तो पहला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रिक्शनलेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ y मीटर क्यूब एंड 1 मेगापास्कल टू अ फाइनल स्टेट ऑफ 0.2 मीटर क्यूब एंड 1 मेगापास्कल। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है यहाँ पे और वॉल्यूम चेंज हो रहा है y से 0.2। अगर हम किसी भी सिलेंडर में या किसी भी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, अगर हम किसी भी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, ये हमारी गैस है, इसके अंदर
तो क्या हो जाता है, ये बोल रहा है वॉल्यूम जो है y से कुछ कम हो जाता है 0.2 मीटर क्यूब। प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कितना है 1 मेगापास्कल, और इस 1 मेगापास्कल को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 पास्कल। अब क्योंकि हमें यहाँ पे सारी चीजें अगर आप देखें तो हीट ट्रांसफर हमें 40 किलो जूल दे रखा है और ड्रॉप दे रखा है इंटरनल एनर्जी का 20 किलो जूल, और हमें पूछ रहा है इस y की वैल्यू कितनी होगी, ये इनिशियल स्टेट वॉल्यूम हमें पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको भी किलो पास्कल में बदल देते हैं, 10 टू द पावर 3 हटा लेंगे तो 10 टू द पावर 3 बचेगा, और ये बन जाएगा 10 टू द पावर 3 किलो पास्कल का प्रेशर। हमें फाइंड आउट करना है y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे नॉर्मली फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं जो क्या बोलता है, जो हीट ट्रांसफर होता है डेल Q इज इक्वल टू du प्लस डेल W। अब हमें यहाँ पे हीट ट्रांसफर एक चीज पता है कि जब भी हमारा कोई कंप्रेशन होता है तो हीट क्या होगी, वहां से रिजेक्ट होगी। हीट रिजेक्ट क्यों होगी, क्योंकि हमने इस पे कुछ वर्क किया, और वर्क करने पर ये गैस कंप्रेस हुई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, दैट मींस इसका टेम्परेचर राइज हुआ, और टेम्परेचर राइज होने के कारण ये टेम्परेचर क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के कारण किसके साथ, सराउंडिंग के साथ कुछ रिड्यूस होगा, और यहां से हीट कुछ रिजेक्ट होगी। तो हीट जब भी रिजेक्ट होती है हम उसे नेगेटिव लेते हैं, और वर्क जब भी हम करते हैं उसे भी हम नेगेटिव लेते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट को तो नेगेटिव रख देंगे -40 किलो जूल, और इस इंटरनल एनर्जी को भी हम नेगेटिव रखेंगे क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी का ड्रॉप दिया है हमें, ठीक है ना। ड्रॉप मतलब क्या है, पहले इंटरनल एनर्जी U1 होगी, फिर कुछ U2 कम हो जाएगी, और हम जब भी इंटरनल एनर्जी का चेंज लेते हैं कैसे लेते हैं, U2 माइनस U1, और अगर हम U2 माइनस U1 लें और ये कम है, इसका वैल्यू कम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वैल्यू होगी, तो इसलिए भी हमने यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव लिया है। दूसरी चीज, वर्क ट्रांसफर को क्या हम नेगेटिव लेंगे, हाँ ले सकते हैं, बट जब भी आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि कई बार हमारे पास क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें नहीं पता होता है वर्क ट्रांसफर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। यहाँ पे तो हमें पता है कि कंप्रेशन है तो नेगेटिव होगा, तो आप पहले से पुट कर सकते हैं। बट अगर आप पहले से पुट कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे इसको खोलेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसके लिए वर्क ट्रांसफर का वैल्यू होगा P V2 माइनस V1, और जब आप इसको खोलेंगे तो तब आपको क्या करना है, V1 माइनस V2 लेना है, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल लेना है, अगर आपने पहले से नेगेटिव लिया है वर्क ट्रांसफर को। इसीलिए बेहतर है कि आप इसको पॉजिटिव ही लें। जो अननोन फैक्टर है या जो अननोन प्रॉपर्टी है या कोई भी अननोन एनर्जी है, उसको आपको हमेशा ही क्या लेना है, ये मान के चलना है कि आप उसका साइन अभी नहीं जानते हैं, वो आपको आंसर अपने आप देगा। पहले से ही जबरदस्ती पुट कर देंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो इसीलिए आप इसको पॉजिटिव ही लें और सेम फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऐसा ही लिखते रहें। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करें, तो आप क्या होगा, -40 इज इक्वल्स टू -20 प्लस प्रेशर कितना है 10 टू द पावर 3, V2 माइनस V1 मतलब फाइनल 0.2 माइनस y। आपको ये नहीं सोचना है कि 0.2 कम है y से, y बड़ा होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंप्रेशन हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपने आप नेगेटिव नहीं लेना है, क्लियर है, वो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे से आपको y का वैल्यू निकालना होगा, ये -20 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -20 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.2 माइनस y। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.02 माइनस का इज इक्वल्स टू 0.2 माइनस y। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.2 प्लस 0.02 विच विल बिकम 0.22। तो 0.22 मीटर क्यूब आपका आंसर आया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एट ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इक्वल्स टू 0। कौन सा टर्म यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट के लिए जीरो नहीं होता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनल एनर्जी को देखें तो ये इंटरनल एनर्जी जीरो होता है किसी ट्रिपल पॉइंट के लिए। देखिए ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है, जब भी आप ट्रिपल पॉइंट बना रहे हैं तो ट्रिपल पॉइंट आपको मिलेगा किन्हीं दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर, लाइक हमने ले लिए, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कहीं हमने मान लिया कि ये ट्रिपल पॉइंट है, और यहाँ पे सॉलिड फेस होगा, यहाँ पे मान लिया लिक्विड है, यहाँ पे वेपर है। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट है इस पर इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जीरो होता है, बट अगर आप बात करें इसकी, किसकी, एंथैल्पी या एंट्रोपी की, तो इन दोनों का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, ठीक, पॉजिटिव हो सकता है, और इन दोनों का वैल्यू ही जीरो नहीं होता। जैसे हम बात करें एंथैल्पी का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होता है, उसको हम लिखते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम के
प्रोडक्ट का सम। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो भले ही जीरो है, बट ये प्रेशर और वॉल्यूम अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। लाइक प्रेशर का वैल्यू होता है 4.58 मिलीमीटर ऑफ Hg, और ऐसे ही इस वॉल्यूम का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्यों वॉल्यूम का वैल्यू होगा? क्योंकि वाटर है, वाटर वहां पे है ट्रिपल पॉइंट पे, तो वाटर है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ही होगा। तो इसीलिए जो एंथैल्पी है वो स्लाइटली पॉजिटिव हमें मिलती है। और दूसरी बात एंट्रोपी की करें तो एंट्रोपी जब भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेज आके सॉलिड लिक्विड वेपर कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में अगर ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं तो जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम बनता है वहां पे हमेशा एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम होती है, साथ ही साथ क्या होती है, कांस्टेंट भी होती है। अब अगर कांस्टेंट और मैक्सिमम रहेगी तो एंट्रोपी चेंज जो है वो भले ही जीरो होगा, बट एंट्रोपी मैक्सिमम है इसलिए वो जीरो नहीं हो सकती। तो इन दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। बुक्स यहाँ पे ज्यादातर आपको एंथैल्पी दिखाती है और एसएससी जेई ने भी एंथैल्पी को ही प्रेफर किया है, बट यहाँ पे आप आंसर कोई सा भी ले सकते हैं। मेन रीजन ये भी हो सकता है कि एंथैल्पी को प्रेफर किया क्योंकि उनने एंट्रोपी की जगह पे एंट्रोपी चेंज प्रेफर किया होगा कि एंट्रोपी चेंज हमारा जीरो होता है तो एंट्रोपी के लिए वैल्यू जीरो होती है। क्लियर? जबकि एंट्रोपी वहां पे मैक्सिमम होती है। तो आंसर कोई सा भी हम इसमें रख सकते हैं, पहला या दूसरा। अगला क्वेश्चन है, अ रिवर्सिबल इंजन विच ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर रेंज ऑफ इतना 1200 केल्विन एंड 600 केल्विन रिजेक्ट्स 30% ऑफ हीट टू द सिंक कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ। हमारे पास कोई रिवर्सिबल इंजन है, ये कोई रिवर्सिबल इंजन मैंने बनाया जिसमें सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हमें दे रखा है। सोर्स का टेम्परेचर है 1200 केल्विन एंड सिंक का टेम्परेचर है 600 केल्विन। 600 केल्विन। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमें दे रखा है जो हीट रिजेक्ट कर रहा है ये वो कितना है, वो है इस हीट एडेड का 30%, मतलब 0.3 इंटू Q1। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, ये कार्नोट इंजन है, पेट्रोल है, डीजल है, या कुछ भी नहीं है। तो आइए बात करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, दो टाइप की एफिशिएंसी हम इसमें निकाल सकते हैं। एक तो हम कार्नोट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, दूसरा हम थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर हम कार्नोट एफिशिएंसी निकालें तो क्या होता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहां की T1 क्या है, सोर्स टेम्परेचर, और T2 क्या है, सिंक टेम्परेचर है। ठीक है ना, T2 क्या है, सिंक टेम्परेचर है, और T1 यहाँ पे सोर्स टेम्परेचर है। तो 1 माइनस 600 अपॉन 1200 विल गिव 1 अपॉन 2, और जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। मतलब कार्नोट एफिशिएंसी कितनी है, 50% है। और थर्मल एफिशिएंसी निकाले 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब Q2 अपॉन Q1 का रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.3 विल गिव 70% की एफिशिएंसी। अब 70% की एफिशिएंसी ये थर्मल एफिशिएंसी है, मतलब रियल एफिशिएंसी है इस इंजन की। तो ऐसा क्या पॉसिबल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या थर्मल एफिशिएंसी कभी कार्नोट एफिशिएंसी से बड़ी या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल केस है, इसलिए ये एक इम्पॉसिबल इंजन होगा। तो चौथा हमारे पास इसका सही आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर वर्क आउटपुट ऑफ एन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें किसी आइडियल साइकिल के वर्क आउटपुट के लिए। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है। अब हमें पता है कि जो एफिशिएंसी लिखते हैं हम कभी भी ऑटो साइकिल के लिए, वो क्या आती है, 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1। और अगर आप इसी को ही आगे लिखें तो आप इसको पहले क्या लिखते हैं कि वर्क आउटपुट कितना मिला आपको हीट देने के कंपेयर में। तो आपको क्या करना है, इस वर्क आउटपुट को कंपेयर करना है इस गामा की वैल्यू के साथ। अगर आप पहला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं तो पहला ऑप्शन क्या सही है, चेक करें। अगर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एडियाबेटिक इंडेक्स, वर्क आउटपुट की वैल्यू डिक्रीज करती है, क्या वो डिक्रीज करती है अगर हम इस एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं? तो देखिए, अगर हम इस गामा को इंक्रीज करेंगे तो ये टर्म इंक्रीज होगा, ये टर्म इंक्रीज होगा तो ये पूरा टर्म डिक्रीज होगा, और जितना छोटा ये टर्म होगा उतना एक से वैल्यू घटाने पर इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। ठीक, मतलब कि W आउटपुट का वैल्यू डिक्रीज करने की जगह पे वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
बट जबकि हमारा स्टेटमेंट क्या वो बोल रहा है कि वो क्या करना चाहिए, वो डिक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। अगेन ये क्या बोल रहा है, अगर इस कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपका वर्क आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जबकि वो क्या होगा, अगेन इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इस डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज करेगा। डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इसका पूरे का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और इस पूरे का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज होगा, जिससे कि वर्क आउटपुट भी इंक्रीज होगा। बट सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। ऐसे ही अगर आप देखें तो थर्ड स्टेटमेंट प्रेशर रेशियो के साथ तो कोई वास्ता नहीं है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसको आप लेफ्ट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन देखें तो ये क्या बोल रहा है, क्या दोनों ही इनकरेक्ट हैं, बोथ डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एडियाबेटिक इंडेक्स। हाँ, ये दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत होने के कारण ही क्या होगा, चौथा आंसर सही रहेगा। कई बार क्या होता है, हम बस पहला ऑप्शन देखते हैं और उसी से ही हम अनुमान लगाते हैं कि एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा तो पहला ही सही रहेगा। ऐसा नहीं है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट दो मिल रखे हैं यहाँ पर, और चौथे ऑप्शन में उन दोनों का ही जिक्र किया है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग के लिए कौन सा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है। तो सुपर चार्जिंग क्या होता है, इसकी अगर आप मेनली डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ही यही है कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना किसका, ऑफ एयर इनटेक। जो आप एयर ले रहे हैं किसी इंजन में, मेनली हम बात करते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन की। अगर मेरे पास ये इंजन है, कोई कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, और उसमें ये इनलेट और आउटलेट वेल्व है, तो यहां से एयर इन हो रही है। अब करते क्या है हम, अगर हमारे पास एयर की डेफिशिएंसी है, कमी है, और उसके कारण हमारा फ्यूल जो है वो कॉन्स्टेंटली बर्न होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा इंजन है वो क्या होगा, वो हीट अप हो जाएगा, उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। नॉर्मल से टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो वहां पे आपका डेटोनेशन या नॉकिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हम क्या करते हैं, सुपर चार्जिंग करते हैं। या सुपर चार्जिंग हम वहां पे भी करते हैं जहां पे हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा हाइट पे जो व्हीकल चलते हैं, जैसे एरोप्लेन है या कोई और है, वहां पे हमारा एयर की जो डेंसिटी है, जैसे जैसे आप हाइट में जाते हैं एयर की डेंसिटी डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो डेंसिटी घट गई। अब डेंसिटी घटने के कारण जब हम एयर को इनटेक करते हैं तो कम एयर अंदर जा पाती है एज कंपेयर टू फ्यूल, तो उतना फ्यूल आपका बर्न नहीं हो पाता, पावर नहीं मिल पाती। इसीलिए हम क्या करते हैं, टर्बोचार्जर की मदद से या किसी और प्रोसेस की मदद से उस एयर इनटेक को बढ़ाते हैं, उसकी डेंसिटी को, जो एटमॉस्फेरिक एयर है या जो एटमॉस्फेरिक एयर की डेंसिटी है और जो प्रेशर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं उस इंजन के अंदर, और वो क्या हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। तो प्रेशर और डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी से। तो यही करते हैं हम किसका, एयर का। और उसके कारण क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल हमारा बर्न हो पाएगा, टेम्परेचर रेंज जो ज्यादा हो रहा था वो नहीं होगा, और डेटोनेशन और नॉकिंग जैसी समस्या नहीं होगी। तो सुपर चार्जिंग में क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं एयर का, जिसके कारण क्या हो रहा है, ओवरऑल अगर आप देखें तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, कि आपने कितनी एयर एंटर करी अपने इंजन में एज कंपेयर टू टोटल जो हमारे पास इसको अगर आप माने कि ये आपका है आईडीसी और ये मान लें ओडीसी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ओडीसी है। तो अगर आप देखें तो ये जो है हमारा, जहां तक आपका पिस्टन मूव करेगा वो क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम है। यहाँ आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। तो इस स्वेप्ट वॉल्यूम की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि एयर कितनी एंटर हुई एज कंपेयर टू जहां आपका पिस्टन मूव कर पा रहा है, वो पूरा स्वेप्ट वॉल्यूम इनटू 100। तो ये भी आपकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सुपर चार्जिंग कर रहे हैं। तो सुपर चार्जिंग कर रहे हैं तो एयर एंटर इंक्रीज हुआ, जिसके कारण आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और जब भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो क्या होता है, पावर आपका इंक्रीज होगा। और ऑब्वियसली बात है, हमें पता चल रहा है कि जितना ज्यादा हमारे पास एयर है, वो अगर फ्यूल को जितना अच्छा बर्न करेगी, जितना ज्यादा बर्न कर पाएगी, उतना ज्यादा हमारा वर्क मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें उतना ज्यादा वर्क मिलेगा और उतना ज्यादा हमारे पास कम चांसेस हैं कि डेटोनेशन हो। और दूसरी बात ये भी कि वर्क मिलेगा तो पावर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक। तो ये तो हमारा इसका रिजल्ट रहा।
तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है पहला, सप्लाइंग हायर डेंसिटी ऑफ एयर एट इनटेक देन द सराउंडिंग। ठीक, तो हो क्या रहा है, हमने कहा नॉर्मली यहाँ पे सुपर चार्जिंग जब हम कर रहे हैं तो डेटोनेशन या नॉकिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो अगर हमारे पास टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर गया, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर गया तो डेटोनेशन हो जाता है, डेटोनेशन या नॉकिंग हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, वेव्स कैसे भी प्रोपेगेट हो जाती हैं, और जैसे ही हमने हमारा एयर इनटेक बढ़ाया तो वो जो वेव्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हैं, और हमें जो वर्क है जिस डायरेक्शन में मिलना चाहिए उसी डायरेक्शन में मिलता है, इसीलिए हमारा डेटोनेशन और नॉकिंग कम हो जाता है सुपर चार्जिंग करने पर। ठीक है, पर उसकी भी लिमिट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन इट इज हीटेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे पास वाटर है और मैं उसको हीट कर रहा हूं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैं पहुंचता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव अगर आप इसको डिक्रीज करें फर्दर टेम्परेचर, तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाएं तो वो वेपर फॉर्म में बदलेगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स डेंसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुई, जीरो से जैसे जैसे आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ गए तो आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिली, मतलब डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हुई होगी। तो इससे क्या पता चलता है, अगर डेंसिटी इंक्रीज हुई होगी तो वॉल्यूम इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम डिक्रीज किया होगा पहले, और बाद में क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा। क्लियर, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो क्या करेगा, पहले डिक्रीज करेगा और देन इंक्रीज करेगा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल साइकिल। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्लॉजियस थ्योरम हमें बोलता है कि जो इंटीग्रेशन होता है dq बाई टी का, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है या फिर बराबर होता है जीरो के। ठीक, और ये दोनों ही कंडीशन हमारी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए होती है। रिवर्सिबल के लिए कौन सी होगी, रिवर्सिबल के लिए नेगेटिव वाली होगी, और इक्वल टू जीरो वाली आपके रिवर्सिबल के लिए होगी, और नेगेटिव वाली आपकी किसके लिए होगी, इरिवर्सिबल के लिए होगी। क्लियर, बट यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें तो इम्पॉसिबल के लिए क्या क्या बच गया, हमने कहा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हम लिख पा रहे हैं dq बाई टी इज इक्वल टू जीरो, या फिर dq बाई टी इज लेसर देन और इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में से जो कंडीशन बची वो ऑब्वियसली बात है वो इम्पॉसिबल साइकिल के लिए होगी, तो क्या बचा, वो बचा कि इसका पॉजिटिव वैल्यू, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड आपका आंसर सही रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास मेन जो कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है, वो इन दो वैल्यू को लेके होता है, एक तो dq बाई टी का इंटीग्रेशन इसको लेके, दूसरा एंट्रोपी चेंज। ये दोनों इक्वल हमें लगते हैं कई बार, जो कि नहीं है। ठीक है, ये इक्वल कब है, ये इक्वल तब हो सकते हैं जब आप रिवर्सिबल के केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिवर्सिबल में क्या होता है, रिवर्सिबल में जो एंट्रोपी अगर आप देखें जनरेट जो हो रही है, एंट्रोपी जनरेट जो होती है वो केवल और केवल हीट के कारण ही होती है, उसमें कोई एंट्रोपी इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। और जैसे ही इरिवर्सिबिलिटी आती है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, हीट के कारण जितनी एंट्रोपी जनरेट हुई, साथ ही साथ जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है लाइक फ्रिक्शन है, गैस एक्सपेंड हो रही है, एक गैस दूसरी गैस में मिल रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, वहां पे हमारा इरिवर्सिबिलिटी हो रही है, और इरिवर्सिबिलिटी के कारण जो एंट्रोपी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ एंट्रोपी, या फिर एस जनरेशन। ठीक है ना, एंट्रोपी जनरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट के कारण तो एंट्रोपी जनरेट हो ही रही है, एंट्रोपी इंक्रीज कर ही रही है, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस के कारण भी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए इरिवर्सिबल कंडीशन में क्या हो रहा है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में dq बाई टी के लिए जो आप चेंज निकाल रहे हैं वो जीरो होगा, और एंट्रोपी चेंज भी जीरो होगा, और इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब ये और ये एक दूसरे के साथ इक्वल रहेंगे। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी है तो वहां पे जो इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी है, इसका हम प्रूफ भी देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस, वो नेगेटिव आता है, और जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हुई है एस जनरेशन के कारण।
यहाँ पे अगर आप देखें तो बचता है एक ही केस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को छोड़ के, वो क्या है, इम्पॉसिबल का केस। इम्पॉसिबल का जैसे कि हमने बताया इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, इसका प्रूफ आएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, जबकि एंट्रोपी चेंज इसके लिए क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने कहा कि सेकंड आंसर इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच व्हाइल वर्किंग बिटवीन temperatures 150 Kelvin and 300 Kelvin the entropy change experienced by the Carnot engine during the heat addition is इतना, the work produced by the engine is। देखिए हमें क्या दे रखा है, कोई हमारा लेट्स से ये कोई इंजन है, इंजन में हमारे पास जो सोर्स टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन T1, और जो सिंक टेम्परेचर है मान लिया हमने वो T2 कितना है 150 केल्विन। ठीक है, अब आप देखें तो ये यहां से जो हीट आ रही होगी वो क्या होगी, Q1 होगी, यहां से हमने मान लिया वो Q2 रिजेक्ट हो रही है। हमें बताना है कि वर्क प्रोड्यूस कितना हुआ किलो जूल में इस इंजन के लिए। दूसरी चीज हमें हमें पता है कि जो हीट एडिशन है उसके दौरान जो एंट्रोपी चेंज हो रही है वो कितना है, ds इज इक्वल टू 1 किलो जूल पर केल्विन। अब हमें ये पता है तो हम इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, वर्क प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है जो एंट्रोपी चेंज है ds लिखे हैं डेल एस लिखे हैं वो क्या है, dq बाई टी के इक्वल है, और ds1 निकालें एंट्रोपी उसके लिए निकालें, q1 के हीट एडिशन के लिए दौरान निकालें, तो यहाँ पे क्या होगा dq1 अपॉन टी1, और ये बन जाएगा q1 अपॉन टी1। तो यहां से आप निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। q1 कितना होगा, एंट्रोपी चेंज कितना था 1 किलो जूल पर केल्विन इनटू T1 कितना है, T1 है हमारा 300, तो ये कितना आ जाएगा 300 किलो जूल हीट आपके पास आ जाएगी, इतनी हीट आप ऐड कर रहे हैं। दूसरी चीज अगर आप यहां से एफिशिएंसी निकालें वो कितनी होगी 1 माइनस T2 अपॉन T1, और वो कितनी बन जाएगी 150 अपॉन 300, मतलब कि 1 माइनस 1 अपॉन 2 जो कि होगी 0.5। ठीक है, तो एफिशिएंसी तो आ गई 0.5। अब हमें एफिशिएंसी पता है तो एफिशिएंसी से हमें पता है कि वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट से हम निकाल सकते हैं क्या, वर्क आउटपुट की वैल्यू। वर्क आउटपुट कितना होगा क्यू इन इंटू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी कितनी है 0.5। क्यू इन कितना है Q1, Q1 कितना है 300 हमने निकाला, तो 1/2 ऑफ 300 150 होगा, तो 150 आंसर सही रहेगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, द ट्रिपल पॉइंट ऑन अ पीवी डायग्राम। देखिए जब भी आप डायग्राम बनाते हैं किन्हीं दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बीच में, लाइक अगर ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है प्रेशर और टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो तब जाके आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है, और डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे सॉलिड फेस होगा, यहाँ पे लिक्विड रहेगा, और यहाँ पे वेपर रहेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वेपर रहेगा, और हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रिपल पॉइंट है वो एक पॉइंट है कब, जब हमारी एक्स और वाई एक्सिस दोनों में ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आपका किसी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बीच में डायग्राम बने तो तब कैसे बनेगा, तो तब ये बनता है लाइन। ठीक है, तो लाइन कैसे बनता है, ये हमारे पास अगर P और V वॉल्यूम है, जहां वॉल्यूम एक्सटेंसिव और प्रेशर क्या है इंटेंसिव है, तो जब भी ऐसा बने तो जो लाइन है वो हमारा क्या करेगी, इस ट्रिपल पॉइंट को शो करती है। और पूरा डायग्राम कैसे बनता है, पूरा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपका सॉलिड फेज होगा, और यहाँ पे आपका सेम वैसा ही कर्व बनेगा प्योर सब्सटेंस के लिए। यहाँ पे लेट्स से आपका लिक्विड है, यहाँ पे वेपर है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो बीच में आपका लिक्विड प्लस वेपर रहेगा, यहाँ पे आपका सॉलिड प्लस लिक्विड रहेगा, यहाँ पे आपका सॉलिड प्लस वेपर रहेगा। क्लियर, तो ये हमारे पास रीजन होते हैं, और ये जो है ये पॉइंट ट्रिपल पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट, ये पूरी ही लाइन आपका ट्रिपल पॉइंट है। ठीक है ना, तो दिस इज अवर ट्रिपल पॉइंट लाइन। तो क्या होगा, जब भी पीवी डायग्राम के लिए बनेगा तब आपका पहला ऑप्शन सही है, यहाँ पे अलाइन। व्हाट डज द टर्म क्वालिटी इंडिकेट। देखिए जब भी हमारे पास कोई थर्मोडायनेमिक्स में कोई क्वेश्चन अटकता है तो हम आ जाते हैं स्टीम इंजन पे, क्योंकि स्टीम इंजन ने ही थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत की। तो अगर आप देखें तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखें तो ये मेरा डायग्राम है किसी प्योर सब्सटेंस के लिए,
और जब भी हमने कहा कि आपके पास क्वेश्चन अटके तो आप स्टीम इंजन पे आइए, क्योंकि स्टीम इंजन से थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हुई। और जो ये बात कर रहा है यहाँ पे, स्टीम इंजन में हमारे पास स्टीम एज अ वर्किंग फ्लूइड होता है, और हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं उसी स्टीम की क्वालिटी की, कि उस क्वालिटी को कौन सी चीज इंटीग्रेट कर रही है। तो अगर आप देखें तो ये स्टीम है वो क्या कर रहा है, उसमें हमारे पास मटेरियल होता है, उसमें हमारे पास वाटर हो सकता है। तो अगर हमारे पास स्टीम में वाटर है, वाटर सस्पेंडेड है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर सस्पेंडेड है तो मतलब जो हमारी स्टीम है उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी नहीं है। अगर हमें स्टीम की क्वालिटी चाहिए तो हमें हमेशा स्टीम में से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उसको हटाना पड़ता है, तभी जाके हमें अच्छी और बेहतर सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी। तो यही उसी क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं कि जितना कम उसमें से वेपर होगा उतना अच्छा हमें स्टीम मिलेगी। ठीक, तो वो कब होता है, वो आप यहाँ पे अगर आप देखें एचएस डायग्राम अगर आप बनाते हैं मॉलियर चार्ट के लिए, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है सपोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है या कहीं प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, और इसमें एक ट्रांजिशन होता है किसका, लिक्विड टू वेपर हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो लिक्विड टू वेपर ये ट्रांजिशन हो रहा है, उस दौरान आपके पास डिफरेंट पोजीशन पर लिक्विड और वेपर का डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें, इनिशियली हमारे पास 100% लिक्विड है। लिक्विड कितना है, 100% है, बट वेपर कितना है, 0% है। और हम चाहते हैं ये पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो, और कोई भी कोई भी हमारा लिक्विड पार्टिकल ना बचे, कोई भी हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल ना हो लिक्विड का या वाटर का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी वेपर जो है आउटपुट में चाहते हैं, और दूसरी चीज लिक्विड चाहते हैं कि वो 0% रहे, ताकि हमें बेहतर सुपर हीटेड स्टीम मिले। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा होगा, ये परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा वेपर का, और धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होगा जैसे जैसे आप आगे ट्रांजिशन करते हैं या फेज चेंज करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यही जो पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट पे ये बताना कि क्वालिटी कैसी है किसी स्टीम की, वो काम होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का। क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है उस मास को जो हमारा वेपर का मास है उस टोटल मिक्सचर के साथ। ठीक है, जो भी मिक्सचर बनेगा लिक्विड और वेपर का, तो लिक्विड का वेपर का कितना मास रहेगा उसमें, प्लस लिक्विड का कितना रहेगा, उसको अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, टोटल मिक्सचर को आप कंपेयर कर रहे हैं कि उसमें कितना मास है वेपर का। जितना ज्यादा ये मास बढ़ेगा उतना ज्यादा इसका वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब जितना ज्यादा वेपर बढ़ रहा है, हमने कहा उतना ज्यादा आपकी क्वालिटी अच्छी है। और जितना कम ये होगा, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, तो x का वैल्यू क्या होगा, mv अपॉन mv, दैट विल बिकम 1। दैट मीन्स वहां पे 100% आपको वेपर मिल रहा है। तो इसीलिए जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टीम की क्वालिटी को, क्योंकि वो क्या देख रहा है कि हमारे पास पूरे मिक्सचर में कितना परसेंटेज वेपर है या कितना वेपर है। जितना ज्यादा वेपर है उतना ज्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और उतना ज्यादा अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी हमें मिल रही है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा कि मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन अ लिक्विड वेपर मिक्सचर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑफ अ बॉयलर। देखिए हमने देखा था कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम इनलेट की एनर्जी आउटलेट की एनर्जी के इक्वल कर देते हैं। तो हमारे पास हीट होता है, H1 एंथैल्पी होती है, और ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, और आउटपुट में होता है वर्क, एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी GZ2। देखिए अगर आप देखें तो हीट हम यहाँ पे सप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है ना, सॉरी, एंथैल्पी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी कुछ ना कुछ होगी, और हीट भी हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा ये क्या है, बॉयलर है। तो बॉयलर में क्या होता है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि बॉयलर में क्या होता है, हम कुछ हीट सप्लाई करते हैं, पहली कुछ एंथैल्पी H1 रहती होगी, वाटर की कहें या स्टीम की कहें, और बाद में वो कुछ इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि क्या हुआ, हमने हीट ऐड करी, एंथैल्पी इंक्रीज हो गई किसकी, स्टीम की। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया,
हमारे पास जो वेलोसिटी है हम वो क्या मान के चलते हैं कि जितनी वेलोसिटी पहले होगी स्टीम की इनलेट के दौरान या वाटर की इनलेट के दौरान जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही स्टीम की होगी आउटलेट पे। तो C1 और C2 क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। Z1 और Z2 सेम है डेटम, वर्क हमें इससे मिलता नहीं है और हम यहां से निकाल सकते हैं हीट इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो यही आपका सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा, बी इज राइट। और दूसरी चीज आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं कि एंथैल्पी अगर इंक्रीज कर रही है H1 से H2 तो आप कुछ हीट दे रहे हैं, तो हीट किसके इक्वल हो जाएगी, हीट किसके इक्वल हो जाएगी, H2 माइनस H1 के। क्यों H2 माइनस H1 के, क्योंकि H2 इज ग्रेटर देन H1, H2 बड़ा है H1 से, इसीलिए यहाँ पे H2 माइनस H1 होगा, H1 माइनस H2 नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, हीट दे करके उस स्टीम की एंथैल्पी को या वाटर की एंथैल्पी को बढ़ाया और उसको स्टीम में कन्वर्ट किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4 देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन वुड बी। देखिए हमें दे रखा है COP किसकी, रेफ्रिजरेटर की, कितनी है, 4 है। हमें निकालना है एफिशिएंसी किसके लिए, कार्नोट इंजन के लिए। तो हमारे पास पता है कि हमें कार्नोट इंजन के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। और अगर आप देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन T1। और अगर आप इस एफिशिएंसी को रिवर्स करें तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि अगर आप इसको लिखें 1 अपॉन NC, ठीक है ना, 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो ये क्या होगा, T1 अपॉन T1 माइनस T2। और यही एफिशिएंसी आपने देखी होगी किसके लिए, जब आप निकालते हैं COP ऑफ किसकी, हीट पंप, अगर वो क्या है, कार्नोट हीट पंप है। तो कार्नोट हीट पंप है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, T1 अपॉन T1 माइनस T2। इससे क्या पता चलता है कि जब भी आप कार्नोट एफिशिएंसी निकालें तो क्या होगी, 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप होगी। और COP ऑफ हीट पंप तो हमें नहीं पता, हमें पता है क्या, हमें पता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो भी कार्नोट। तो हमेशा याद रखिएगा कि हीट पंप का जो COP है वो ज्यादा होता है रेफ्रिजरेटर से, ठीक है ना। और रेफ्रिजरेटर में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो तब जाके वो COP ऑफ हीट पंप के इक्वल होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इजीली कि कार्नोट एफिशिएंसी होगी 1 अपॉन 1 प्लस 4 और यहाँ पे 1 अपॉन 5, तो ये आंसर मिलेगा 0.2। तो 3 ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ ट्यूब्स फॉर नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर एज कंपेयर टू कंट्रोल्ड सर्कुलेशन बॉयलर इज। अगर आप देखें तो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के लिए जो डाया हम रखते हैं वो हमारा ज्यादा डाया होता है। और हमारा अगर कहीं पे हमें फोर्सफुली वाटर को या किसी भी फ्लूइड को ट्रांसफर करना है तो हम क्या करते हैं, किसी पंप की मदद से ऐसा करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स की मदद से करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ताकि हमें कम प्रेशर लगाना पड़े, कम फोर्स लगाना पड़े, उस पंप के थ्रू हम क्या कर देते हैं, उसका डाया डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी नेचुरल फ्लो हो ये याद रखिए उसका डाया हमेशा बड़ा होगा। और जब हम क्या करें, फोर्सफुली करें या फिर हम कुछ एनर्जी दें एक्सटर्नल सोर्स से, तो तब हमारे पास क्या है, वहां पे कंट्रोल सर्कुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही रहेगा कि नेचुरल सर्कुलेशन के लिए जो डाया रहेगा ट्यूब्स का वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू फोर्स्ड सर्कुलेशन के लिए। एट विच प्रेशर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड स्टीम बिकम्स आइडेंटिकल। देखिए क्या होता है हमारे पास, अगर मैं डायग्राम बनाता हूं किन्हीं भी दो प्रॉपर्टीज के बीच में, लाइक हमने ले लिया यहाँ पे एंथैल्पी और टेम्परेचर एंड एंथैल्पी। टेम्परेचर और एंथैल्पी के लिए जब आप प्योर सब्सटेंस का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिखता है। क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करें, ये प्रेशर लाइन है, ठीक है, प्रेशर लाइन को अगर आप देखें, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी और एक टाइम आएगा जब लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन होता है। और एक टाइम ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे लिक्विड जो है वो एकदम से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत स्मॉल इंटरवल हो जाता है, बहुत एक स्मॉल टाइम पॉइंट हो जाता है जहां पे आपका लिक्विड जो है वो इमीडिएटली वेपर में बदल जाता है। अब लिक्विड अगर वेपर में इमीडिएटली बदल रहा है तो हमारे पास ये पहचान पाना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कब हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हुई लिक्विड टू वेपर। ठीक है, लिक्विड टू वेपर, क्योंकि हम लिक्विड और वेपर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं इस पॉइंट पे, इसीलिए हम क्या मानते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम ही है।
ठीक है, तो इसीलिए यही पॉइंट हमारा कहलाता है क्या, क्रिटिकल स्टेट या क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे हम लिक्विड और वेपर की प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लिक्विड अचानक से या इमीडिएटली वेपर में बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर होगा। और यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा, वो रहेगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसकी वैल्यू रहेगी इसके आसपास 225.6। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच गैस कैन अटेन द हाईएस्ट एफिशिएंसी फॉर द सेम कंप्रेशन राइज। देखिए इन सभी गैसेस में से कौन सी गैस ऐसी है जिसमें अगर सभी गैसेस में अगर हमारा सेम कंप्रेशन राइज किया जाए तो कौन सी गैस हमें मैक्सिमम या हाईएस्ट एफिशिएंसी देगी। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सॉरी, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर आप एफिशिएंसी निकालें किसी भी साइकिल के लिए, लाइक ऑटो साइकिल के लिए आप निकालें 1 माइनस 1 अपॉन आर टू दी पावर गामा माइनस 1 लिखें, ठीक है। तो अगर आप देखें तो गामा का रिलेशन हमें देखना है किसी भी एफिशिएंसी के साथ, आप और कोई भी एफिशिएंसी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये डायटोमिक गैस है, एयर है, इसके लिए हम गामा का वैल्यू कितना लिखते हैं 1.41 या 1.4, और मोनोएटमिक के लिए लिखते हैं गामा इज इक्वल टू 1.666 या फिर 1.67। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे एटम्स का नंबर घट रहा है वैसे वैसे गामा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर एटम्स का नंबर घट रहा है और गामा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो गामा का वैल्यू इंक्रीज होने पर एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बढ़ेगा तो पूरा ये टर्म बढ़ेगा, पूरा ये टर्म बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जितना छोटा टर्म आप एक में से घटाओगे उतना ज्यादा ये टोटल वैल्यू आएगा, है ना। और एफिशिएंसी आपका क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब कि जितना ज्यादा आपका गामा का वैल्यू हो रहा है उतना ज्यादा आपकी क्या हो रही है, एफिशिएंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। मतलब गामा एफिशिएंसी के क्या है, प्रोपोर्शनल, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा मोनो एटॉमिक गैसेस, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे एटम्स का नंबर घटेगा वैसे वैसे गामा का वैल्यू बढ़ेगा, और गामा का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे कि रिलेशन कैसे यहाँ पे फिट बैठ रहा है।